हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम से। आज इस वीडियो में हम लोग आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं यूथ पब्लिकेशन बुक YCT यूथ कंपटीशन बुक से BPSC 4.0 के लिए यूथ कंपटीशन बुक की बुक है। BPSC प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं और अभी तक जो करीब 500 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके पिछली वीडियो देखिए, जाके जो भी हमारे भाई बहन 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला गया था। तो सूची 1 सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला गया है। सही सम्मिलित इस प्रकार है इसमें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केवल जो है 1925। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ध्यान दीजिएगा, तो ये 1964। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये तो 1925 हो गया। और बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्थापना होती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसकी 1998 में होती है स्थापना। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। और ऐसे ही आपके लिए अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चंस लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये किसने कहा था? ये NV रमन्ना ने कहा था। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये कथन है हमारा NV रमन्ना का। और ये भारत के जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। कितने? 48 नंबर पे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और नियुक्ति, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। 124 से 147 ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। तो सारे ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन भी है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम है और अधिनियम से संबंधित वर्ष मतलब कब स्टेबलाइजेशन इसका हुआ है। तो विशेष विवाह अधिनियम 1976, दहेज निषेध अधिनियम 1954। आगे देखते हैं क्या है, समान परिश्रम अधिनियम 1986, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961। तो क्या ये सही है या गलत है? तो आगे देखते हैं। विशेष अधिनियम विवाह कब आता है? 1954 में आता है विशेष विवाह अधिनियम। और उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आता है। समान परिश्रम अधिनियम 1976 में आता है। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णित हुई? तो ये 1992 में निर्णय लिया गया था। आदेश कब हुआ था? 13 अगस्त 1990 को। और 92 में वैधता इसकी मिली थी, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। ठीक है, अन्य फैक्ट भी देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 13 अगस्त 1990 को भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश करी थी। कितने परसेंट? 27%। कब? 13 अगस्त 1990 को सिफारिश होती है। ठीक है, और सिफारिश को लागू करने हेतु प्रधान कार्यालय में आदेश जारी किया गया। ठीक है, इस आदेश
को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में चुनौती दी गई थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान कर दी। मतलब 27% जो आरक्षण था इसको वैधता कब मिली है? 1992 को। ठीक है। और आदेश कब दिया था? 1990 को। 2 साल बाद इसको वैध कर दिया गया था 27% आरक्षण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इससे कौन सा कमीशन संबंधित है? मंडल आयोग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मंडल आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये आदर्श वाक्य किसका है? टैगलाइन अनुसंधान और विंग विश्लेषण विंग यानी कि रॉ का ये रॉ एजेंसी जो है उसका ये टैगलाइन है या आदर्श वाक्य कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो आंसर तो इसमें आंसर ए दे रखा है, यानी कि सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ब्याज भुगतान पर होता है। व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 69 बीपीएससी प्री में पूछा गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो निजी क्षेत्र का कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई। अगला ऑप्शन है हमारा, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। टेलीकॉम सेक्टर को में पूरी तरह सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 4, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, केवल 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है क्या? आगे देखते हैं। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। क्या ये ऑप्शन सही है? अगला देखते हैं। यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादियों के क्षेत्र में संपत्ति का एक स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी है। पहला और तीसरा करेक्ट होगा। तीसरा क्या कहता है? CORS का मतलब है क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग, ये बिल्कुल सही है। और पहला क्या है? एक खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है क्या? देखते हैं। इस योजना में आवेदकों को 2 श्रेणियां, वैश्विक कंपनी और घरेलू कंपनी। देखते हैं भाई, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। अगला क्या है? PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट
ऑल इन वन पीसी सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के दौरान महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो मंदी ने भारतीय व्यापार के को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बिल्कुल किया। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, बिल्कुल किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो ए और बी करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है, अन्य फैक्ट भी देखते हैं। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है। ठीक है, इस मिशन को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। इस मिशन के अंतर्गत 14 वांछित घटकों की सिफारिश की गई थी। कितने? 14। कब योजना कब आई है? 2016 में आई थी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कृषि और उद्योग एवं कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना से संबंधित हैं। तो सूची एक हमारा ये कपड़ा, सूची दो उत्पत्ति, यानी कि इधर कपड़े का नाम है और कौन से कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती ये देखना है। लिनेन नारियल के पौधे से बनता है क्या? देखते हैं। जटा सन का पौधा, मोयायर बत्तख और गीज के पंख, डाउन अंगोरा बकरी। तो सही क्रम जो है हमारा ये है, लिनेन सन के पौधे से। ठीक है, जटा या कायर नारियल के पौधे से बनती है। मोहा मोहायर मोहाया मोहायर जो है अंगोरा बकरी से। डाउन बत्तख और गीज के पंख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो ये 2000 के नोट पे मंगलयान बना था पीछे। अन्य फैक्ट भी जरूरी हैं, ये भी देख लेते हैं। 50 रुपये पे क्या छपा है? हम्पी। 100 रुपये के नोट पे क्या छपा है? बाव, रानी की बाव। और 200 पे क्या है? सांची का स्तूप। और 500 के नोट पर लाल किला। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं? तो मुद्रास्फीति जनित क्या होता है? स्टैगफ्लेशन, और एक होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, और ये देख लेते हैं कोड का प्रयोग सही उत्तर चयन। अच्छा, तो मुद्रा मंदी में योगदान का मतलब मंदी मंदी के लिए क्या क्या जरूरी है वो ऑप्शन हमको सर्च करना है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये हो सकता है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, और देख अगला है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। तो ऑप्शन सारे सही हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा स्फीति और मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है, इसको बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो स्टैगफ्लेशन जो होता है हमारा, मार्केट में महंगाई का ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी जब मार्केट में, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, मतलब उत्पादन कम होता है स्टैगफ्लेशन में। और इन्फ्लेशन में मार्केट में ज़्यादा चीज़ें अब जब अवेलेबल होती हैं तो महंगाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो मोटा मोटा अंतर समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है।
दिवाला के संबंध में बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है हमारा नंबर 2, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की उत्पत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। ठीक है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई दिवाला और शोधन शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना और विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित किस्त किस्त स्थिति। तो सारी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आरबीआई के अंडर में सारी चीज़ें आती हैं, सोना भी आता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी आती हैं, विशेष आहरण अधिकार भी आते हैं और आरक्षित किस्त स्थिति भी आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय कृषि से संबंधित है। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? सिंघाड़े को उगाया जा सकता है बिल्कुल, कमल को भी, मखाने को भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। मतलब ये पूछ रहा है किस फसल को नहीं नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो सारी उगाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा ई हमारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है, कब तक कर दी है? 2027 तक कर दी है। पहले कब से कब तक थी? 2025 तक थी। कितनी? 2025 तक पहले थी, अब 27 तक बढ़ा दी गई है। तो अनफैक्ट भी देखते हैं अटल भूजल योजना के संबंधित। ये शुरू कब करी गई थी? 25 दिसंबर 2019 को शुरू की जाती है अटल भूजल योजना, और इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी जो है 50-50% है। कितनी? 50% जो है वर्ल्ड बैंक और 50% हमारी भारत सरकार। ठीक है, और इसके लिए कितने करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया था? 6,000 करोड़ का, 6,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मोटा अनाज के लिए राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ था? तो किस आर्थिक उदारीकरण कौन से वर्ष में हुआ था? मतलब ये पूछ रहा है 91 में, 2001 में, या 1981 में। तो ये हमारा 1991 में, 1991 में आर्थिक उदारीकरण स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे 91 में? उस समय पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा है, के संस्थापक कौन है जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जो है जनवरी 2024 में दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में हुई? तो कौन है इसके संस्थापक? क्लास स्वाब जो नाम है इनका, ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? ये जर्मन के प्रोफेसर थे। ठीक है, कहाँ के? जर्मन के। इन्होंने 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना करी। ठीक है, कब? 1971 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, 2014। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है इसकी। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो
कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी करेक्ट है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है। तो यही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है? इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, बिल्कुल सही है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1956 में अपनाया गया था। 1956 में। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या है औद्योगिक नीति संकल्प में। उद्योगों का नया वर्गीकरण और निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर विकास प्राप्त करना और श्रम कल्याण, ये इसके नीतियाँ थी। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है क्या? ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, ये भी हो सकता है, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 केवल डी, ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है और आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। ऑप्शन दूसरा कहता है उत्पत्ति के नियम क्लस्टर एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम, कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि सारे सही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या था? उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। राइट आंसर है हमारा डी। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वृद्ध होनी चाहिए। ठीक है, अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना जो है हमारी, इसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर है हमारा। ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट की थी। कब की थी? 2001 में। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो अगला क्वेश्चन है, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी जो था कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो 32% है हमारा आंसर इसका। देखो अब दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन हैं विज्ञान के आ गए हैं, साइंस के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका है भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन। भौतिक राशियाँ और मात्रक मापन से निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो इसका राइट आंसर आमीटर हो जाएगा। इसमें विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है इस वाले यंत्र से, आमीटर से। ठीक है, अन्य फैक्ट भी देखेंगे साथ में। अमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसका नाम अमीटर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिमाण को मापने में किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का। और जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक है? तो आपेक्षिक घनत्व के बारे में बात कर रहा है, किलोग्राम घन मीटर है इसका। ठीक है, मात्रक। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? तो वोल्ट, वाट, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। ठीक है, तो ध्वनि की मापने की जो इकाई होती है डेसिबल होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये हाइग्रोमीटर, हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, जिसमें दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण पता हो वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अदिश कौन सी राशियाँ होती हैं, जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो, मतलब परिमाण पता हो और दिशा ना पता हो, ये अदिश राशि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा एक सदिश राशि है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा, तो इसका भी सदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो ये रोलिंग वाला सबसे कम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा सबसे ज़्यादा कौन सा घर्षण करेगा, स्थैतिक, जो चीज़ रखी होगी। ठीक है, उसके बाद फिसल, जो चीज़ फिसलेगी वो, फिर उसके बाद रोलिंग, रोलिंग सबसे कम घर्षण करेगी, सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों ने क्लास पूरी देखी होगी और वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर हैं। जिसके पास ये बुक नहीं है या नहीं ले पा रहा है किसी भी कारण से, तो इस क्लास को देखिए, आप सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि क्लास को तेज स्पीड से देखना है, तो आप खुद से मैनेज कर लीजिएगा यूट्यूब की सेटिंग से, या अगर आपको लगता है स्लो पढ़ रहे हैं तब, और अगर लगता है आपको तेज मैं बोल रहा हूँ, तो आप कम करके भी देख सकते हैं, मतलब जैसे आप कंफर्ट हो वैसे देखिएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। ठीक है, और आप हमारे अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, और वीडियो को लाइक भी करें अगर पसंद आए तो। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।